हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ डिमांड कवर अप करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कवर अप किया है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नाउ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर है ना, जो डिमांड को किसने, लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस किया था इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी बुक में उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। एंड द लॉ, ये जो लॉ है वो एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप को, एक्सप्लेन करता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशन है उसको ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है ये लॉ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, हमने स्टडी किया था प्रीवियस इसमें भी कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो अदर थिंग्स है ना वो इक्वल रहेंगे। प्रीवियस हमने इसमें चैप्टर में ही इसको स्टडी किया था कि जब बाकी के वन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो बाकी के जो रिमेनिंग थिंग्स है वो सबके सब इक्वल रहेंगे। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस हायर है तो स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो फिर वो जो क्वांटिटी होगी डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो स्मॉलर होगी, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड विल बी स्मॉलर। एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है और तो फिर उस क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे इन अदर वर्ड्स की द फैक्टर्स रिमेनिंग, इसका मतलब है कि सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, जब कोई सी कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है तो बाकी के जो फैक्टर्स है वो सबके सब कांस्टेंट होने चाहिए। एंड डिमांड फॉर इट फॉल्स, तो अगर प्राइस राइज होता है तब ये कब है ना सही ठहरता है, ये जब है ना अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी के जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। ओनली प्राइस एंड डिमांड का हम फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज होगा, किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर इट फॉल्स, तो उसके लिए उसकी डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस फॉल होती है, गिर जाती है, रेट गिर जाती है, तो फिर है ना डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस, तो फिर उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो जनरल है, हम खुद भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं हमारी लाइफ में। जब कोई चीज़ हमको सस्ती मिलती है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है और महंगी हो जाने पे वो क्वांटिटी हम कम खरीदते हैं। तो ये तो जनरल प्रिंसिपल है। तो दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, तो यहाँ पर इसी वजह से है ना ये जो क्वांटिटी एंड प्राइस के बीच में ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अपोजिट है। मतलब एक फॉल होगा तो दूसरा राइज होगा और दूसरा फॉल होगा तो नहीं, मतलब कमोडिटी का प्राइस अगर राइज हो रहा है तो फिर उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी, और अगर प्राइस लो हो रहा है, लेस हो रहा है, तो फिर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अपोजिट में ही चलते हैं बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली अगर हम इसको लिखना चाहें कि ये जो स्टेटमेंट है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम फंक्शनल, इसका रिलेशनशिप जब हम लिखना चाहते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, उसका फंक्शनल रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंबॉलिकली। यहाँ पर dx इज इक्वल्स टू f इन द ब्रैकेट px, इसका मतलब d मतलब डिमांड, x मीन्स कमोडिटी, इज इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो यहाँ पे ये x मतलब कमोडिटी, f मतलब फंक्शन एंड px मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये भी है ना, ये भी इस पे यहाँ पे जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने स्टडी किए थे अजम्पशंस मतलब कंडीशंस, तो ये भी है ना सर्टेन कंडीशंस पे ही डिपेंड करता है। इट होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब है ना कुछ ये जो दिए हुए अजम्पशंस है, कंडीशंस है, वो फुलफिल होते हैं तो ही ये सही ठहरता है। तो इसमें सबसे पहला अजम्पशन है कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, हमको मान लेना है कि किसी भी बंदे की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी।
वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंजेस. सो इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू बी टू फाइंड ट्रू ऑपरेट, देन अगर हमको इसको सही तरीके से ऑपरेट करना है, लॉ ऑफ डिमांड को सही ठहराना है, तो उसके लिए हमको कंज्यूमर की इनकम है ना वो कांस्टेंट रहनी जरूरी है. अगर उसके इसका कारण क्या है, अगर उसकी इनकम में राइज हो जाता है, क्योंकि इनकम एक फैक्टर हुआ ना, डिमांड के लिए भी एक फैक्टर, अगर इसमें इनकम में राइज हो जाता है तो फिर जो बंदा है वो कमोडिटी है ना महंगी प्राइस पे भी, कोई भी जो भी मोर एट अ गिवन प्राइस, तो वो और कमोडिटी खरीद सकता है, भले वो महंगी रहो सस्ती रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पे इनकम को कांस्टेंट रखने के लिए बोला गया है, इस लॉ को ट्रू करने के लिए, इसको वैलिड लॉ बताने के लिए. देन सेकेंड क्या एजम्पशन रखना है, क्या एज्यूम करना है कि नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. यहाँ पर पॉपुलेशन के साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे अब 133 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है तो वो 133 करोड़ ही रहनी चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए, तो ही ये लॉ है ना वो ट्रू होल्ड होगा. तो यहाँ पे इट इज एज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज, जो पॉपुलेशन की साइज है वो अनचेंज रहनी है. एंड इन एनी चेंज इन द साइज, क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस हो जाता है पॉपुलेशन के साइज में या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है एज, अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, ओल्ड एज के हुए, एडल्टहुड हुए, राइट. तो यहाँ पे सीनियर्स हुए, तो एज हुआ, सेक्स रेशियो हुआ, जेंडर हुआ, मेल फीमेल, तो उसको कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है. कि पॉपुलेशन किस किस के मिक्सचर से बनी हुई है, मतलब क्योंकि छोटे बड़े लेडीज जेंट्स सब मिलाकर पॉपुलेशन होती है, राइट. तो ऑफ अ कंट्री अफेक्ट्स द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे अगर कोई भी है ना साइज में या कंपोजिशन में कंट्री के पॉपुलेशन की कंपोजिशन में चेंज होता है, अगर एनी चेंजेस टेक्स प्लेस, तो फिर क्या होगा, टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वो अफेक्टेड हो जाएगी. तो नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऐसे एज्यूम किया इस लॉ को ट्रू करने के लिए. नाउ वो तो पॉसिबल तो है नहीं. नाउ यहाँ पे प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस अभी यहाँ पे है ना कांस्टेंट रहने चाहिए, मतलब उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. मान लो आपको है ना आपको यहाँ पे इट इज एज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स रिमेन अनचेंज, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स या प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइसेस में भी अगर चेंजेस हो जाता है तो फिर वो उसका इफेक्ट है ना उसके डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट, जो उसके विल इफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी, तो उसका असर है ना दूसरी कमोडिटी पे भी उसका असर आएगा. तो इसमें क्या है कि उसका जो भी सब्सटीट्यूट गुड्स है, जैसे चाय कॉफी, चाय की जगह आप कॉफी ले सकते हो, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स है उसमें कोई भी उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी ये है ना सही ठहरता है ये लॉ. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल. अगर डीजल नहीं है और पेट्रोल नहीं है तो कार कैसे चलेगी, तो वो एक दूसरे पे निर्भर है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है वो ये प्रोडक्ट्स, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं हम. तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें चेंजेस नहीं आना चाहिए. जैसे आप हम बात कर रहे हैं कि कार की रेट्स बढ़ गई, कम हो गई, उसको वैसे ही रहने देना, उसमें डीजल एंड पेट्रोल जो यूज होता है उसके प्राइस में चेंजेस नहीं आना चाहिए. तो इट इज assumed that the prices of complementary goods remain unchanged because a change in the price of one good, अगर एक गुड के प्राइस में चेंजेस आ गया तो it will affect the demand for other product, तो फिर वो अदर प्रोडक्ट के डिमांड को भी अफेक्ट करेगा. तो इस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी कांस्टेंट रहने चाहिए, रिमेन कांस्टेंट. नाउ फिफ्थ वन, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंज प्राइसेस. मतलब यहाँ पे ना कोई भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि आने वाले समय में है ना प्राइसेस में कोई चेंज होने वाला है, ऐसी कोई है ना धारणा नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, उम्मीद नहीं रहनी चाहिए. सो इट इज एज्यूम्ड दैट consumers do not expect any further change in price in the near future. आने वाले फ्यूचर जो पास में आने वाले फ्यूचर समय में, नियरेस्ट समय में कि प्राइसेस में कुछ चेंजेस आने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए. अगर कंज्यूमर को ऐसा एक्सपेक्ट होगा, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द प्राइस इन फ्यूचर, अगर कंज्यूमर एज्यूम करे कि भाई इसके भाव तो बढ़ने ही वाले हैं फ्यूचर में भी, तो वो आज अगर वो चीज महंगी भी है तो वो उस चीज को प्रेजेंट रेट में खरीद लेगा.
made demand more in present even at existing high price। अभी जैसे हमें पता है कि चलो अभी किसी प्रोडक्ट का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि है ना अभी सब है ना लॉकडाउन की वजह से घर में है ना फूड ग्रेन वगैरह स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। वो क्या उम्मीद पे स्टोर कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन पता नहीं कितने लंबे समय तक चलेगा, कब तक चलेगा। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना का फिंगरिंग चल रहा है, चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे लग रहा है कहाँ वॉर ना हो जाए, राइट। तो उसकी वजह से लोग आज भले आप मार्केट में जाओगे तो आसपास के जो बनिए की दुकान पे जाओगे तो आपको चीजें महंगी मिलेगी, तो भी आप वो महंगी है तो भी आप सोचो पता नहीं कुछ अनसर्टेन कुछ हो गया तो आप पता नहीं आपको खरीदना ही पड़ेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट। तो फिर इसीलिए ऐसे कहा, इसको लॉ को सही ठहराने के लिए कि है ना आपको फ्यूचर रेट प्राइसेस में कोई चेंजेस आने वाला है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, तो ही ये लॉ है वो सही साबित होता है। देन 6 नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस एंड फैशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इट इज एज्यूम्ड दैट कंज्यूमर का जो टेस्ट है, उनकी जो हैबिट है, उनकी जो पसंद नापसंद, उनकी जो चॉइसेस है, फैशन है, ये सब में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वो एज इट इज रहनी चाहिए। इट शुड रिमेन अनचेंज्ड ही रहनी चाहिए। अगर एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स, अगर इन फैक्टर्स में से अगर हैबिट चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तो उसके वजह से फिर क्या होगा, इट विल लीड टू चेंज इन डिमांड, तो उसके वजह से फिर डिमांड में भी चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। देन नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसका बहुत बड़ा असर होता है, ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। क्योंकि इनकम टैक्स, जैसे मान लो इनकम टैक्स रेट हाई हो गया तो इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो बंदा अपना डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसकी जो डिमांड है उस पर बहुत बड़ा उसका गहरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ऐसे कहा गया है। therefore it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by the government। इसलिए गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी डिक्लेयर कर रही है तो उसमें टैक्सेशन पॉलिसी में कोई भी है ना चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 7 assumptions है, इनको एज्यूम करने के बाद, मतलब इनको इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सही वैलिड होगा, वो सही साबित होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने है ना यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन एंड इसके अजम्पशंस हमने रीड किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिमांड शेड्यूल कर्व एंड इसको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या है, वो एक्सप्लेन करूंगी। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।